ready to follow Captain America into the jaws of death? Hell no. That little guy from Brooklyn, I was too dumb not to run away from a fight. I'm following him. रोड टू डूम्सडे के 5th एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां अभी तक हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 1 की 3 फिल्में डिस्कस कर चुके हैं और आज बारी है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की। तो एमसीयू में कुछ 4-5 ट्रिलॉजीज हैं, जिनमें से मेरी तो सबसे फेवरेट कैप्टन अमेरिका वाली है, क्योंकि आप लाइनअप देखो भाई, यहाँ पे फर्स्ट एवेंजर है, विंटर सोल्जर है, सिविल वॉर है, फैल्कन वाली को अपन गिनने नहीं वाले, ठीक है। तो हम इसी ट्रिलॉजी की सबसे पहली फिल्म कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर को डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, इस फिल्म को शायद सब लोग इस ट्रिलॉजी में तो नीचे ही रैंक करते होंगे, कई फैंस इसे ज्यादा भाव देते नहीं है, लेकिन ये फिल्म अगर आपको एवरेज लगती है राइटिंग के मामले में कि भाई यहाँ तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, स्टीव ने सिरम लिया, वो सुपर हीरो बना, हाइड्रा को हरा दिया, दैट्स इट, तो मेरे दोस्तों आज मैं आपका ओपिनियन चेंज करने वाला हूँ। तो कुल मिलाकर बात ये है कि कैप्टन अमेरिका एक्चुअली में एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, वो भी एक प्रोपेगेंडा के बारे में, यानी ये फिल्म प्रोपेगेंडा दिखाती है और फिर उसको क्रिटिसाइज भी करती है। आई नो आपको सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन पूरी वीडियो देखोगे तो सब समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि स्टीव रॉजर्स को कैसे गवर्नमेंट ने एक ब्रांड बना दिया। सिरम देने के बाद जब डॉक्टर अर्स्किन का असैसिनेशन हो जाता है तो यूएस मिलिट्री के पास सिर्फ एक ही सुपर सोल्जर बचता है, क्योंकि इस सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट को दोबारा नहीं किया जा सकता, इसलिए स्टीव गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट बन जाता है, एक लैब स्पेसिमेन की तरह। इस समय गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो स्टीव को वॉर में नहीं भेज सकते, क्योंकि वहां मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो इतना पावरफुल सिंबल है कि वो उसको छुपा के भी नहीं रख सकते। तो उन्होंने सोचा कि हम इसको प्रोपेगेंडा स्टार बना देते हैं, कलरफुल सूट, खूब सारी बैकग्राउंड डांसर्स और फिर पूरे देश में वॉर बॉन्ड टूर करवा देंगे। तो हमारा कैप्टन अमेरिका लिटरली एक एंटरटेनमेंट का मीडियम बन गया था। फेक हिटलर की पिटाई कर रहा था, ऑडियंस ताली पे ताली बजा रही थी, लोग लाइन लगाकर पैसे डाल रहे थे और आर्मी में भर्ती होने के लिए लोग और ज्यादा मोटिवेट हो रहे थे। फिल्म में इस पूरे सीक्वेंस को कहा गया स्टार स्पैंगल्ड मैन। अब मार्वल ने आज तक जितनी भी स्मार्ट चीजें करी हैं, ये उनमें से एक था। तो सीन में होता क्या है, स्टीव स्टेज पर खड़ा है, वो स्माइल कर रहा है, लेकिन उसने अपनी शील्ड के पीछे इंडेक्स कार्ड्स छिपा रखे हैं, वो अपने डायलॉग्स वहीं से पढ़ रहा है, मतलब अपनी खुद की भी लाइन याद नहीं है उसको, गवर्नमेंट ने उसको स्क्रिप्ट लिख के दे दी और वो बस पढ़ रहा है। और असलियत तो ये है कि उसको इंटरेस्ट भी नहीं है इस चीज में। और यहाँ जो सॉन्ग चल रहा है उसके लिरिक्स तो देखो, हु स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव हियर टू सेव द अमेरिकन वे, बस इतना ही, एकदम सिंपल ही है ये, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें। और यही तो प्रोपेगेंडा का फॉर्मूला होता है, जो चीज कॉम्प्लिकेटेड है उसको एक कैची लाइन में पेटी पैक कर दो और जनता को चिपका दो, ताकि लोग ज्यादा सोचे ना, बस फील करे और उनके अंदर एक इमोशन ट्रिगर हो जाए देशभक्ति का। गवर्नमेंट यहाँ बस इसी चीज को सेल कर रही थी, पैसे लगाओ, आर्मी ज्वाइन करो, पेट्रियोटिज्म को फील करो। जो लोग कैप्टन अमेरिका को देख रहे थे उनको बस ग्लोरी और हीरोइज्म दिख रहा था, क्योंकि कैप्टन का सूट कलरफुल है, वो स्माइल कर रहा है जैसे कि वॉर खुशियों की लहर लेकर आता हो, लेकिन वॉर के पीछे की असली सच्चाई इन लोगों को नहीं पता। Nice boots, Tinkerbell. Come on, guys. यहीं आता है हमारा दूसरा पॉइंट, रियल हीरोइज्म। तो ये सब जो चल रहा था ना, वो मोस्टली घर वालों के लिए था और वो ऑडियंस सेफ ऑडियंस थी, लेकिन जब स्टीव सेम परफॉर्मेंस लेकर यूरोपियन फ्रंट के पास पहुंचता है, एक्चुअल सोल्जर्स के सामने जो बैटलफील्ड के बहुत नजदीक हैं, वहां असली सीन सामने आता है। स्टीव को एक रियलिटी चेक मिलता है, वहाँ लोग उसे सीरियसली नहीं लेते, सीधा परफॉर्मिंग मंकी बोल देते हैं, कोरस गर्ल्स को वापस भेजो जैसे कमेंट्स पास करने लग जाते हैं। स्टीव के लिए ये टियर 3 ऑडियंस जैसी थी, वो लोग इंसल्ट पर ही उतर आए क्योंकि उनको ये सब ड्रामा देखना नहीं था। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप उनकी साइड से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि उनका पॉइंट क्या है। उन्हें पता है असली वॉर कैसा होता है, वॉर कितना ब्रूटल है, कितना डिप्रेसिंग है। उन्होंने लोग मरते देखे हैं, लोग क्या, उन्होंने अपने साथी दोस्तों को मरते हुए देखा है। वो खुद लड़ रहे हैं और उनके सामने एक बंदा आ रहा है ब्राइट कलर्ड सूट पहन के, जो कि स्क्रिप्टेड लाइंस बोल रहा है। ऑब्वियसली ये क्लाउन बिहेवियर उनको क्यों पसंद आएगा, यहीं से कॉन्ट्रास्ट सेट होता है। गवर्नमेंट के लिए कैप्टन अमेरिका एक ब्रांड था, लेकिन जो लोग एक्चुअल में लड़ रहे थे उनके लिए वो उस टाइम तक बस एक जोक था। और यही फिल्म का कोर पॉइंट है
देखो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए हीरोइज्म एक प्रोडक्ट ही बन गया था, या उन्होंने बना लिया था एक प्रोडक्ट जिसको वो सेल कर सके, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड पे जो लोग सफर कर रहे हैं उनके लिए हीरोइज्म कुछ और होता है। फिल्म का एक्चुअल पॉइंट स्टार्ट भी यहीं से होता है। फिल्म हमें बहुत अच्छे से दिखा चुकी थी कि सिस्टम कैसे हीरोज को यूज करता है, और यहीं से असली हीरो की जर्नी शुरू होती है। देखो असली हीरो स्टीव ही है, उससे हम मिल चुके थे पहले ही। आप ग्रेनेड वाला सीन याद करो, मैं श्योर हूँ ये बहुत सारे एमसीयू फैंस का फेवरेट सीन होगा, क्योंकि ये सिरम मिलने से पहले का सीन है। तब स्टीव फिजिकली कुछ कर भी नहीं सकता था, प्रॉपर स्किनी बंदा था, जैसे आपने स्कूपकास्ट और मेरे साथ एक स्किनी बंदे को देखा होगा, वो दुबला पतला सा। तो ट्रेनिंग चल रही होती है। कर्नल फिलिप्स दिखाने के लिए कि भाई एक मजबूत बंदा कैसा होता है, वो अचानक एक डमी ग्रेनेड को फॉर्मेशन के बीच में फेंक देते हैं। अब यहाँ रिएक्शन देखो, जो बड़े बड़े मस्कुलर परफेक्ट जॉ लाइन वाले फ्यूचर सुपर सोल्जर्स हैं, जिनकी बहादुरी देखने के लिए कर्नल फिलिप्स ने डमी ग्रेनेड फेंका था, वो सब सीधा भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ फिलिप्स ने कर दी कुदरत की बनाई चीज से छेड़छाड़। पर एक बंदा है जो छेड़छाड़ से डरता नहीं है, वो है स्टीव रॉजर्स। बंदा सीधा ग्रेनेड पर कूद जाता है, लिटरली उसके ऊपर लेट जाता है, अपने आप को उसके अराउंड रैप कर लेता है। क्यों? ताकि अगर ये ग्रेनेड रियल होता जो कि स्टीव को लग रहा था, तो ब्लास्ट सिर्फ उसको लगे, बाकी लोग बच जाएं। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ कोई कैमरा नहीं था, कोई ऑडियंस नहीं थी, कोई पेट्रियोटिक म्यूजिक नहीं चल रहा था, यहाँ कोई वॉर बॉन्ड नहीं बिकने वाले थे। यहाँ सिर्फ स्टीव रॉजर्स का इंस्टिंक्ट था, उसका ट्रू नेचर। उसने सोचा भी नहीं, बस कर दिया। ये होता है हीरोइज्म। जब कोई देख नहीं रहा हो, जब आप रिजल्ट की परवाह ना करते हो, तब आप क्या करते हो? और फिर यहाँ एंट्री होती है डॉक्टर अब्राहम अर्स्किन की फिलॉसफी की, जो मुझे सच में बहुत पसंद है। यही इस फिल्म का कोर है जो इस फिल्म को स्पेशल बनाती है। मैं मानता हूँ कि इस सीन ने और अर्स्किन ने स्टीव के कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से शेप किया था। सिरम देने से एक रात पहले वो स्टीव से बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो आदमी पूरी ज़िंदगी स्ट्रांग रहा है, उसको पावर की वैल्यू समझ नहीं आती, क्योंकि उसके पास वो हमेशा से थी। लेकिन जो बंदा पूरी लाइफ वीक रहा है, उसे स्ट्रेंथ की वैल्यू भी समझ आती है और कंपैशन भी, क्योंकि उसने खुद हेल्पलेसनेस फील की है। ये वो पॉइंट है जिसे मेरे ख्याल से हर कोई फील कर पाया था, हर कोई समझ पाया था उस पॉइंट पर कि कैप्टन अमेरिका होना क्या होता है। वैसे यही वजह है कि अर्स्किन ने स्टीव को चूज किया, इसलिए नहीं कि वो फिजिकली केपेबल था। फिजिकली तो वो किसी एंगल से केपेबल नहीं था, उसको 10 बीमारियां थी, लेकिन स्टीव की सोच, उसका कैरेक्टर, उसका इंटेंशन, ये सब कुछ प्योर था। और फिर अर्स्किन एक लास्ट एडवाइस देते हैं। वो कहते हैं कि कल जो भी हो, मुझे बस एक चीज प्रॉमिस करो, तुम एक परफेक्ट सोल्जर नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान बने रहना। ये लाइन सिंपल है, लेकिन इससे पूरी फ्रेंचाइजी की थीम समझ में आती है, जो कि कंटिन्यू होती है ब्रेव न्यू वर्ल्ड तक। कि सुपर सोल्जर बनना मुश्किल नहीं है, वो बहुत इजी है। ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा मुश्किल है अच्छा इंसान बने रहना। वैसे इस बात को इस फिल्म ने अपने क्लाइमैक्स में बहुत क्लियरली दिखा दिया। जब स्टीव खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, वो दुनिया को बचाने के लिए प्लेन के साथ क्रैश हो जाता है, और ये डिसीजन उसने अकेले लिया। वहाँ कोई स्टेज नहीं था, कोई लाइटिंग नहीं थी, ना ही कोई स्क्रिप्ट थी उसके पास, और सबसे बड़ी बात, वहाँ कोई ऑडियंस नहीं थी जो उसके लिए चीयर कर रही हो। वो बस एक रेडियो कॉल पे था पैगी के साथ, जहाँ वो डेट प्लान कर रहे होते हैं। ये कितना सैड है भाई, क्योंकि ये दोनों जानते हैं कि कभी कोई डेट होने ही नहीं वाली। हाँ, उस टाइम पे तो यही लगा था, मुझे क्या पता था कि 100 साल का बुढ़ा टाइम ट्रैवल करके पैगी को प्रेग्नेंट कर देगा। एनीवे, इस मोमेंट पे कोई हीरोइक पोज नहीं है, और ऑनेस्टली यही फिल्म का एंटी प्रोपेगेंडा स्टेटमेंट है कि हीरोइज्म लाउड नहीं होता, ना ही वो स्क्रिप्टेड होता है। अब आइए इस कहानी के विलन यानी कि रेड स्कल की थोड़ी बात कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हर सुपर हीरो फिल्म की तरह इस मूवी के सुपर हीरो का एक आर्क नेमेसिस था, जिसका नाम था रेड स्कल। आप इसे स्टीव रॉजर्स का डार्क मिरर कह सकते हो। देखो, अर्स्किन की जड़ी बूटी दोनों ने ली थी, लेकिन स्टीव अंदर से ऑलरेडी अच्छा था मेरी तरह, और जोहान श्मिट यानी रेड स्कल आदमी ही खराब था। वो पावर का भूखा था, उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स गोल्ड रेट से भी ऊपर था। इसीलिए जब उसने सिरम लिया तो सिरम ने उसके अंदर की उस चीज को एम्पलीफाई किया जो उसमें भर भर के थी। वो थी बुराई, वो था करप्शन, जो कि सिरम उसके चेहरे पर ले आया। ये जो चटकलाल फेस है ना, यही है असली संतूर फेस। और हाइड्रा की जो विजुअल आइडेंटिटी थी वो भी काफी इंटरेस्टिंग थी। ब्लैक और रेड कलर स्कीम को फॉलो करते हुए सब डिजाइन हुआ है। आइडेंटिकल सोल्जर्स लाइन में खड़े रहते हैं हमेशा, और वो टेंटिकल स्कल वाला सिंबल भी गजब था। वो
वो ऑक्टोपस जैसा डिजाइन भी सोच समझ के रखा गया था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम दोनों साइड्स के प्रोपेगेंडिस्ट ऑक्टोपस इमेजरी को यूज करते थे अपने एनिमीज को एक ऐसे मॉन्स्टर की तरह दिखाने के लिए जिसके टेंटिकल्स हर जगह फैल रहे हैं, वो सब जगह घुस रहा है, वो कंट्रोल ले रहा है। हाइड्रा खुद ये सिंबल यूज कर रहा था ये दिखाते हुए कि हाँ भाई हम वो मॉन्स्टर हैं जिससे सबको डर के रहने की जरूरत है। अब देखो श्मिट की जो आइडियोलॉजी है ना वो यूएस गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग लेवल पर है। यूएस गवर्नमेंट तो स्टीव को वॉर बॉन्ड्स बेचने के लिए यूज करती है, लेकिन श्मिट वहां से सीधा एक्सट्रीम पे चला जाता है। उसको नेशन, फ्लैग्स, बॉर्डर्स इन सब में कोई यकीन है ही नहीं। उसका गोल सिंपल है, भाई को सेट करना है एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसपे उसका पूरा कंट्रोल हो टेक्नोलॉजी के थ्रू। वेलकरी बॉम्बर प्लेन पर जब वो स्टीव से बोलता है You wear a flag on your chest and think you fight a battle of nations. Have seen the future, Captain. There are no flags. वो लाइन देखा जाए तो आंखें खोल देने वाली है। वो बेसिकली ये कह रहा है कि तुम अभी भी कंट्रीज के लेवल पर सोच रहे हो, मैं पूरी दुनिया को ही रीराइट करना चाहता हूँ। अब डिफरेंस समझने का ट्राई करो। यूएस गवर्नमेंट स्टीव को एक मैनेज किया हुआ सिंबल बनाना चाहती थी। श्मिट को पावर मिलते ही लगने लगा कि वो खुद रियलिटी लिख सकता है, जैसे कि वो ही भगवान है। और यही फर्क है एक नेक इंसान और एक पावर में डूबे हुए इंसान के बीच में। अब बिल्कुल आसान और सीधी भाषा में समझते हैं कि ये फिल्म स्टीव रॉजर्स को एक लेजेंड कैसे बनाती है। शुरू में उसका जो कॉस्ट्यूम है वो तो स्टेज वाला स्पैंडेक्स सूट है, उसमें ब्राइट कलर्स है और भाई उसका कोई प्रैक्टिकल यूज है ही नहीं। इस सूट में बस एक ही चीज हो सकती है, वो है शोबाजी। फिर जब स्टीव रॉजर्स बगी को बचाने चला जाता है बिना किसी की परमिशन के, तब वो सेम उसी सूट के ऊपर लेदर जैकेट और हेलमेट डाल लेता है। और ये कह सकते हैं कि कोलिजन था उसकी दोनों पर्सनैलिटीज का, एक तो जो फेक स्क्रिप्टेड पर्सनैलिटी थी और एक उसकी रियल पर्सनैलिटी। और जैसे जैसे स्टीव वॉर्स लड़ता है, बैटल्स लड़ता है, उस सूट का कलर डार्क होता जाता है। जो सूट शुरू में एकदम ब्राइट कलर था और फेक रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, वही सूट अब वॉर की डार्कनेस और सैड रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। मजा तो तब आता है जब देखने को मिलता है प्रॉपर एसएसआर कॉम्बैट सूट, हावर्ड स्टार्क वाला। ये था भाई साहब एक्चुअल मिलिट्री काम के लायक। मजा डबल हो जाता है जब वाइब्रेनियम की चमचमाती शील्ड मिलती है जो सिर्फ बचने के लिए नहीं, मारने के लिए भी काम आती है। हर कॉस्ट्यूम चेंज हमें दिखा रहा था कि स्टीव रॉजर्स पोस्टर से बाहर निकलता हुआ एक असली हीरो बन रहा है। उसको आप स्टार स्पैंगल्ड मैन वाले मोन्टाज से कंपेयर करो, वहां फेक लाइट से चीजी म्यूजिक है, वहीं कॉम्बैट मोन्टाज में हीरो वाली फील है एकदम। ये बहुत ग्रिटी भी लगता है। अब गवर्नमेंट को उसकी स्टोरी को पुश करने की जरूरत नहीं है, सोल्जर्स उसका नाम खुद ले रहे हैं, दुश्मन उससे डर रहे हैं। तो ये फिल्म एक सिंपल सी बात बोलती है, मार्केटिंग से जितने भी लेजेंड बन जाओ आप, लेकिन असली लेजेंड बनने के लिए सूट गंदा करना पड़ेगा, फील्ड में निकलना पड़ेगा, और कुछ भी हो जाए अपनी अच्छाई नहीं भूलनी होगी। तो ये था रोड टू डूम्सडे का 5th एपिसोड। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक गिव अवे होने वाला है जहां आप में से 3 लकी विनर्स को मिलेगा दिल्ली में मेरे दोस्त ध्रुव कोहली का मार्वल म्यूजियम विजिट करने का मौका। तो इस चैनल पर नजर बनाए रखें क्योंकि कुछ बहुत ही ऑसम होने वाला है। और हम फाइनली फेज 1 के एंड के नजदीक आ चुके हैं, तो अगली बारी है एवेंजर्स मूवी की। हाँ, पहली एवेंजर्स मूवी, वो फिल्म जिसने मार्वल के ग्राउंड को सॉलिडिफाई किया, वो फिल्म जहां से मार्वल समझ गया कि अब तो सीधा ऊपर ही जाना है। तो रेडी रहे अगले एपिसोड में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, और जाते जाते मुझे कमेंट्स में ये भी बताते जाए कि कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में आपका फेवरेट सीन कौन सा था और ये मूवी आपको कैसे इंपैक्ट करती है। आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में डिटेल में बात करें। वीडियो चल गई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा, यू आर सुपर सुपर, पीस।